आज हम उस दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी आंखों से पूरी तरह ओझल है, लेकिन हमारे जीवन के हर पहलू को चलाती है। मैं बात कर रहा हूं सूक्ष्म जीवों की दुनिया की। हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प लेक्चर का सार है जो इन छोटे छोटे जीवों के रहस्यों को परत दर परत खोलता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये सूक्ष्म जीव हैं क्या, ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, और फिर हम कुछ ऐसी अजीब चीजों पर भी बात करेंगे जो जिंदा होने की परिभाषा को ही कह सकते हैं कि चुनौती देती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी आंखें वो कितना छोटा देख सकती हैं? कोई चीज कितनी छोटी हो कि वो हमारी नजरों से गायब भी हो जाए? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह से शुरू होता है। इन स्रोतों में यही बताया गया है कि एक जो स्वस्थ इंसान है उसकी आंख 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज को साफ साफ नहीं देख सकती। 0.1 मिलीमीटर? हाँ, आप इसे आंख की देखने की क्षमता या रेजोल्यूशन कह सकते हैं। इससे छोटा कुछ भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। और यहीं से सूक्ष्म जीवों की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म जीव बस वो जीव हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेक्चर के मुताबिक ये ज्यादातर एक कोशिका वाले यानी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी सी उलझा रही है। क्या हर सूक्ष्म जीव सिर्फ एक कोशिका का ही बना होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ एक आम गलतफहमी दूर होती है। ज्यादातर सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वो एक कोशिकीय ही होते हैं। लेकिन ये परिभाषा जीव के आकार पर टिकी है, उसकी कोशिकाओं की गिनती पर नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ कवक जिन्हें हम फंगी कहते हैं या कुछ शैवाल यानी एल्गी, वो बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब उनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। ओके। पर वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें भी हम सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में ही रखते हैं। असल बात बस इतनी है कि अगर उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए तो वो एक सूक्ष्म जीव है। अच्छा, तो ये नियम है, साइज ही सब कुछ है एक तरह से। हाँ। तो फिर इस छिपी हुई दुनिया में सबसे पहले किसने झांका था? मतलब कौन था वो जिसने पहली बार इन न दिखने वाले जीवों को देखा और दुनिया को बताया कि अरे यहाँ तो एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है? तो इस दुनिया में पहली बार झांकने का जो श्रेय है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ल्यूवेनहॉक? हाँ, और मजेदार बात यह है कि वो कोई प्रोफेशनल वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक डच कपड़ा व्यापारी थे जो शौकिया तौर पर लेंस बनाते थे। अरे वाह। उन्होंने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से पानी के एक बूंद में वो हलचल करते हुए छोटे छोटे जीव देखे। उन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया की पहचान की। कमाल है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। सोचिए, 1675 के आसपास उनके काम ने विज्ञान की एक पूरी नई शाखा के लिए दरवाजे खोल दिए। ये तो सच में कमाल है। लेकिन ठीक है, ये बहुत छोटे हैं और इनकी खोज सदियों पहले हुई थी। आज हमें इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं ये? असर? अरे ये हमारी जिंदगी को चलाते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिए। जैसे डेयरी उद्योग। दही का जो अरबों खरबों का बाजार है वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। अच्छा, जो दही में होता है? हाँ, आपके सुबह के नाश्ते की दही इन्हीं सूक्ष्म जीवों की देन है। ये तो हुई खाने पीने की बात, पर जब हम बैक्टीरिया या माइक्रोब शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तो बीमारी और कीटाणु ही आते हैं। तो दवाइयों के क्षेत्र में क्या? यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, कि कीटाणुओं से लड़ने के लिए कीटाणुओं का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। लेकिन आज लगभग 90% बीमारियों का इलाज जिन एंटीबायोटिक दवाओं से होता है उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया से ही बनती हैं। पेनिसिलिन, जो शायद सबसे मशहूर एंटीबायोटिक है, वो एक फंगस से मिलती है। सही बात है। तो ये सूक्ष्मजीव बीमारी पैदा भी करते हैं और उसका इलाज भी। शराब उद्योग को ही देख लीजिए, वो पूरी तरह से यीस्ट पर निर्भर है जो कि एक सूक्ष्म जीव है और ये किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से काम करता है। और हमारे पर्यावरण का क्या? मतलब खेती बाड़ी में भी इनकी कोई भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका। दाल वाले जो पौधे होते हैं जैसे चना या मटर, उनमें इतना प्रोटीन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों में कुछ खास सूक्ष्मजीव रहते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर सीधे पौधे को देते हैं। ये एक तरह से प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। और पर्यावरण के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें हम अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं।
इस लेक्चर में एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की गई है। कैसी तस्वीर? सोचिए, अगर ये सूक्ष्म जीव अचानक काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? कोई भी मृत चीज, पत्ता, जानवर, इंसान कभी सड़ेगी ही नहीं। वो जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी। अरे बाप रे! कुछ ही सालों में ये पूरी धरती लाशों और कचरे के ढेर में बदल जाएगी। ये सूक्ष्म जीव ही हैं जो मृत चीजों को तोड़कर वापस मिट्टी में मिलाते हैं ताकि नए जीवन के लिए पोषक तत्व मिल सकें। रुकिए, ये सोचने वाली बात है। मतलब ये सिर्फ कचरा साफ नहीं कर रहे हैं, ये तो असल में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिसाइकिल कर रहे हैं। इनके बिना जीवन का पूरा चक्र ही थम जाएगा। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अब तक हमने जिन जीवों की बात की, जैसे बैक्टीरिया और कवक, वो कोशिका वाले जीव हैं। हाँ। लेकिन अब हम और भी गहराई में उतरते हैं, जहां चीजें बहुत अजीब होने लगती हैं। ये स्रोत हमें कुछ ऐसी चीजों से मिलवाते हैं जिनमें कोशिकाएं ही नहीं होती और जो जीवन की परिभाषा को ही धुंधला कर देती हैं। ठीक है, तो लगभग हम एक कोशिका वाले जीवों से अब बिना कोशिका वाली चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। सही पकड़ा। चलिए इस अजीब दुनिया में कदम रखते हैं। वायरॉइड्स से शुरू करते हैं। ये नाम ही बड़ा अजीब है। हाँ, और ये है भी उतनी ही अजीब। वायरॉइड्स जो है वो वायरस से भी ज्यादा सरल होते हैं। वायरस से भी सरल? हाँ, सोचिए, अगर डीएनए किसी चीज को बनाने की पूरी मोटी इंस्ट्रक्शन की किताब है तो आरएनए उसका सिर्फ एक पन्ना है। वायरॉइड्स बस उसी एक पन्ने की तरह है। ये सिर्फ आरएनए के नन्हे से अणु होते हैं। सिर्फ आरएनए? बस। ये वायरस से भी 1000 गुना छोटे हो सकते हैं। 1971 में थियोडोर डाइनर ने इनकी खोज की थी। इनमें कोशिका नहीं होती, इसीलिए ये अकोशिकीय यानी एसेल्युलर कहलाते हैं। अगर इनमें कोशिकाएं नहीं है तो फिर ये जीव कैसे हुए? ये तो बस एक केमिकल मॉलिक्यूल जैसा लग रहा है। यही तो इनका कमाल है। ये किसी केमिकल की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका जो बर्ताव है वो जीवित प्राणियों जैसा है। ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रजनन कर सकते हैं। ओह! लेकिन इनकी खासियत है, ये सिर्फ पौधों को संक्रमित करते हैं और उनमें बीमारी फैलाते हैं। ये जानवरों पर असर नहीं करते। अच्छा, तो ये सिर्फ पौधों के दुश्मन हैं। हाँ, एक बेहद सरल लेकिन बहुत प्रभावी संक्रामक एजेंट। ठीक है, वायरॉइड्स के बाद जिक्र आता है प्रियॉन का। ये नाम तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विलेन जैसा लगता है। और इनकी कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम भी नहीं है। प्रियॉन वायरॉइड से भी ज्यादा अजीब है। मतलब? ये आरएनए भी नहीं है, ये बस प्रोटीन है। गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन के अणु। सिर्फ प्रोटीन? हाँ, और ये सिर्फ दिमाग में बनते हैं, इसलिए ये पौधों को नहीं, सिर्फ जानवरों को प्रभावित करते हैं। मतलब हमारे ही शरीर का एक प्रोटीन अचानक विलन बन जाता है। ये कैसे होता है? हाँ, कुछ ऐसा ही। हमारे दिमाग में इन प्रोटीन्स का एक सामान्य हानिरहित रूप होता है जिसे PRC कहते हैं। PRC? लेकिन कभी-कभी किसी वजह से ये अपना आकार बदलकर एक खतरनाक रूप ले लेता है जिसे PRPSC कहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक बिगड़ा हुआ प्रोटीन दूसरे सामान्य प्रोटीन्स को छूकर उन्हें भी अपने जैसा बिगाड़ देता है। अरे! ये एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता जाता है और दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। ये तो बहुत बहुत खतरनाक है और इनसे होने वाली बीमारियां भी काफी गंभीर लगती हैं। हाँ, इन स्रोतों में कुछ खास बीमारियों का जिक्र है। भेड़ और बकरियों में स्क्रेपी नाम की बीमारी, स्क्रेपी, मवेशियों में मैड काउ रोग और इंसानों में क्रुट्सफेल-जैकोब रोग। ये सभी लाइलाज बीमारियां हैं। और एक और चिंता की बात यह है कि ये जो बिगड़े हुए प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज्यादा तापमान पर भी नष्ट नहीं होते। इसीलिए संक्रमित जानवर का मांस पकाने के बाद भी खाने से ये बीमारी फैल सकती है। और बात करते हैं उस चीज की जिससे आज शायद दुनिया का हर इंसान वाकिफ है, वायरस। लेक्चर में बताया गया कि ये नाम लैटिन भाषा के शब्द पॉइजन यानी जहर से आया है। और ये नाम इस पे बिल्कुल सटीक बैठता है। इसकी खोज 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की? हाँ, वो तंबाकू के पौधों पर रिसर्च कर रहे थे जिनमें मोज़ेक नाम की एक बीमारी हो गई थी। उन्होंने पाया कि बीमारी का कारण बैक्टीरिया से भी छोटा कोई कण है। वही पहला खोजा गया वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV। अच्छा। और वायरॉइड्स और प्रियॉन की तरह वायरस भी अकोशिकीय होते हैं। इनकी बनावट बहुत सरल होती है। बाहर प्रोटीन का एक खोल और अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल। यहीं पे एक दिलचस्प बात सामने आती है। बताया गया है कि इस न्यूक्लिक एसिड के आधार पर वायरस अलग-अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल।
जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए होता है उन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं। ये ज्यादातर पौधों को संक्रमित करते हैं। ओके, आरएनए वाले रेट्रोवायरस। और वहीं जिनमें डीएनए होता है उन्हें एडेनोवायरस कहते हैं और ये ज्यादातर जानवरों में पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद भी बताया गया है ना? हाँ, और वो है एचआईवी। एचआईवी जानवरों में होने वाला वायरस है, तो उसे एडेनोवायरस होना चाहिए था, मतलब उसमें डीएनए होना चाहिए था। सही। लेकिन ये एक रेट्रोवायरस है, इसमें डीएनए की जगह आरएनए होता है। ये दिखाता है कि प्रकृति में नियम होते हैं पर हमेशा अपवादों की गुंजाइश भी रहती है। इन सब बातों से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमेशा बहस होती है, वायरस जिंदा हैं या मुर्दा? ये विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका जवाब सीधा नहीं है। लेक्चर में दोनों पक्ष रखे गए हैं। अच्छा। वायरस को निर्जीव या मुर्दा मानने वाले कहते हैं कि ये सांस नहीं लेते, इनमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता और सबसे बड़ी बात, इन्हें नमक या चीनी के दानों की तरह क्रिस्टल बनाकर शीशी में बंद किया जा सकता है। क्रिस्टल? हाँ, कोशिका के बाहर इस क्रिस्टल जैसे वायरस को विरियन कहते हैं। और जिंदा होने के पक्ष में क्या तर्क है? जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर घुल जाते हैं तो ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं। ये किसी मशीन की तरह कोशिका पर कब्जा कर लेते हैं और उससे अपनी हजारों कॉपीज बनवाते हैं। और दूसरा, ये उत्परिवर्तन यानी म्यूटेट कर सकते हैं। हाँ, ये तो हमने देखा ही है। हमने हाल के सालों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के साथ इसे अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वायरस न तो पूरी तरह से जिंदा है और न ही पूरी तरह से निर्जीव। तो फिर क्या है? वे इन दोनों के बीच की योजक कड़ी यानी एक कनेक्टिंग लिंक है। ये इस विचार को बहुत बल देता है कि शायद धरती पर जीवन की शुरुआत निर्जीव पदार्थों से ही हुई होगी। वायरस शायद उसी करोड़ों साल पुराने बदलाव की एक जीती जागती या कहें कि आधी अधूरी जीती जागती झलक है। वाओ, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सवाल नहीं है, ये तो जिंदगी की परिभाषा पर ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल। शायद जिंदगी एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ नहीं होती, बल्कि एक स्पेक्ट्रम की तरह होती है और वायरस उस धुंधले ग्रे हिस्से में कहीं मौजूद है। सही कहा। ये हमारे जीवित होने के घमंड को भी चुनौती देता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने अपनी आंखों की सीमा से शुरू करके एक ऐसी दुनिया की सैर की है जो जीवन और मृत्यु की रेखा को ही मिटा देती है। हमने देखा कि कैसे बैक्टीरिया और फंगी जैसे सूक्ष्म जीव हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की नींव हैं, हमारे दोस्त हैं। लेकिन साथ ही वायरॉइड्स, प्रियॉन और वायरस जैसे उनसे भी सरल एजेंट कितने विनाशकारी हो सकते हैं, जो पौधों से लेकर सीधे हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि कैसे तंबाकू के एक पौधे पर हुई रिसर्च हमें जिंदा होने के मतलब पर एक गहरी फिलॉसफिकल बहस तक ले आई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को लगातार चुनौती देता है। सही बात है। इन स्रोतों में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में सूक्ष्म जीवों पर बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रही है और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? जैसे जैसे हम इस अदृश्य दुनिया के बारे में और जानेंगे और इसे देखने के हमारे तरीके बेहतर होंगे, तो हमें क्या मिलने की संभावना ज्यादा है? दवा और उद्योग के लिए नए सहयोगी या फिर हमारे अपने अस्तित्व के लिए नए अनदेखे खतरे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा।